स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या यूपी की राजनीति में नया बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव किसकी वजह से आ सकता है? हम बात कर रहे हैं मायावती की। मायावती ने लखनऊ में एक भव्य रैली की और उस रैली ने सबका ध्यान खींचा। लाखों की भीड़, और उस भीड़ में मायावती ने जो कुछ कहा उससे नए कयास लगने शुरू हो गए। पहले आपको सुनाते हैं कि मायावती ने क्या कुछ कहा। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। तो सुना आपने जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही हैं और दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बुराई कर रही हैं या निशाना साध रही हैं। तो इसके क्या मायने हैं, आज चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है मायावती और दूसरी तरफ सपा सांसद पे निशाना साध रही है, इसके क्या मायने हैं? ये किस तरफ इशारा कर रही हैं? वैसे आपने ये जो बात को उभार कर सामने रखा है, ये दरअसल पूरे भाषण का एक पक्ष है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर भी लिया, लेकिन जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उसकी उम्मीद और गुंजाइश मायावती जी के पूर्व के भाषणों में हम कहीं नहीं पाते हैं कि वो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का वो उनकी सराहना कर दें और कहें कि ये अच्छा हो रहा है। संदर्भ बहुत ही छोटा है कि जो मान्यवर काशीराम पार्क या पार्क जो उन्होंने बनाए हैं, लोग बाग देखने आते हैं तो जो टिकट लगता है उस टिकट से आए पैसों का जो इस्तेमाल है वो पार्क की रखरखाव में होना चाहिए। और ये जब बीएसपी की तरफ से राज्य सरकार को कहा गया तो योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार ने इसको माना, हामी भरी और ऐसा ही अभी होता है। इसके लिए वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब ये बात कहा जाना, ये बात नहीं भी कही जा सकती थी, इस बात का कहा जाना और इन द सेम ब्रेथ अखिलेश यादव की पानी पी पी करके उन्हें कोसना, ये दोनों चीजें एक ही भाषण में होती हैं। और आप बहुत आसानी से एज अ जर्नलिस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉफ्टर साइड उनका किसकी तरफ है और किसकी तरफ वो सीधे सीधे अटैक कर रही हैं। राजनीति में अमूमन ये होता है कि आप सवाल उनसे करते हैं जो सत्ता में होते हैं। हमेशा क्वेश्चन उनसे किया जाता है जिनके पास करने का वेयरविदॉल होता है, उनके पास अख्तियार है करने का। और योगी आदित्यनाथ जो भी कर रहे हैं उस पर उन्होंने सवाल ज़्यादा नहीं उठाए, जैसे दलित उत्पीड़न के सवाल। बिल्कुल। और इन सवालों पर क्या जवाब है, सरकार से मांगा गया क्या, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि मायावती जी के भाषण में उतने मुखर रूप से नहीं आए। लेकिन आया क्या कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के एक फैसले का उन्होंने तारीफ किया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश जी जब सत्ता में होते हैं तो उस वक्त हमारे दलित आइकन्स को भूल जाते हैं और जैसे ही सत्ता से बेदखल होते हैं तो उन्हें पीडीए याद आने लगता है। अब आपको पता ही है पीडीए जो है वो उनका अपना एक बनाया हुआ एक्रोनिम है जिसमें पी इज़ फॉर पिछड़ा, डी इज़ फॉर दलित एंड ए इज़ फॉर अल्पसंख्यक। तो वो पीडीए का एक नया खुनबा तैयार करके वो बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं और अखिलेश यादव को इसमें सफलता भी मिली है लोकसभा चुनाव के अगर आप नतीजों को देखते हैं तो बहन जी का इतने दिनों बाद आना, देखिए इस तरह की रैली जहाँ तक मुझे याद है 9 साल के बाद वो कर रही हैं एंड 9 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। और इसके अलावा आप ये सोचिए कि 19 साल हो गए कांशीराम जी को गए हुए, परिनिर्वाण कहते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं उनके समर्थक। तो
उनका जो जाना था, उनकी मृत्यु परिनिर्वाण कहते हैं, तो 18 साल इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए थे। तो क्या ये केवल कांसीराम जी के लिए किया गया या फिर एक संकेत देने के लिए किया गया? क्योंकि हर साल अगर होता तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो खुद 9 साल बाद आ रही हैं और 19 सालों बाद पहली दफ़ा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा। हो सकता है छोटे छोटे कार्यक्रम हुए होंगे जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह का भव्य कार्यक्रम। तीसरी बात और भी जो सामने आई कि बहन जी की जो ताकत है उनके जुनूनी समर्थकों की वजह से है और वो आज भी कायम है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह की भीड़ जुटाने में वो सफल हो जाती हैं, ये कहा जा सकता है कि उनकी जो पकड़ है उनके अपने समर्थकों की वजह से वो आज भी कायम है। और यहीं से एक और प्रश्न उठ जाता है कि उन्होंने घोषणा की कि साल 2027 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पूर्व में भी उन्होंने अकेले ही कंटेस्ट किया था। एक मौका है लोकसभा 2019 का, जब उन्होंने 7 चुनाव लड़ा और 7 चुनाव लड़कर उन्हें लाभ हुआ, अखिलेश यादव को हानि हुई। 10 साल वो 10 सांसद उनकी पार्टी ने जीता, 5 सांसद ही अखिलेश यादव जीत पाए थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती का कहना है कि जब भी हम गठबंधन करते हैं तो हमारे वोट तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं सामने वाले को, सामने वाले के वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और यहीं पर वो लॉजिक सामने आ जाती है मुस्कान, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय संघर्ष में जाती है तो वो लाभार्थी बन जाती है, क्योंकि गैर भाजपा मत जो होते हैं वो विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, दे गेट डिवाइडेड। और उससे क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। ये सारी बातें दरअसल अब इस बहस को जन्म दे रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि क्या बहन जी अभी उस भूमिका में हैं जिसमें कि वो फैसिलिटेट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक तोहमत के तौर पर उनके ऊपर हमेशा से लगाया जाता रहा है कि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हैं, उनके खिलाफ जो वोट हैं उसको बांट देती हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां मुसलमान उम्मीदवार खड़े कर देती हैं, सपा वाले वोट जो है वो बट जाते हैं। तो इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। और इस बार भी जो आज उन्होंने भाषण दिया है लखनऊ में, इसमें कई जगहों पर प्रतीत हो रहा है कि फिर से वो कहीं ना कहीं उसी प्लेटफॉर्म पर हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उनके ऊपर तंज भी कसा। तो अखिलेश यादव ने जो तंज कसा, पहले हम वो भी सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने उनको रिप्लाई बैक में क्या कुछ बोला है, पहले जरा सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर के। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे। तो सुना आपने, अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब है इसका, किस तरफ वो हमेशा से अखिलेश अंदरूनी साठगांठ की बात करते रहे हैं और वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि बहन जी बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के कई सीटों पर वो ऐसे उम्मीदवार डाल देती है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है। फर्ज करें कि अगर एक जाति के उम्मीदवार को आपने दिया टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और अखिलेश यादव ने जिस जाति के उम्मीदवार का उतारा, बीएसपी ने भी उसी जाति के उतार दिए, तो उस जाति के वोट तो डिवाइड हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा, जाति तो एक रियलिटी है, धर्म तो एक रियलिटी है। तो यह आरोप हमेशा से सपा की तरफ लगता रहा है और सपा की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि बहन जी मददगार हैं। और इस पर उन्होंने, जैसा कि आपने सुनवाया भी दर्शकों को, उन्होंने कहा कि अभी भी अंदरूनी साठगांठ जारी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ऐसी महिला नेत्री के बारे में बात कर रहे हैं जो साल 2007 से 2012 के बीच में अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में उन्होंने सरकार बनाई थी और उन्होंने बहुजन का नारा दिया था, जिसमें कि मुझे याद है कि उस वक्त जो
दलित समुदाय के साथ सवर्ण समाज भी खड़ा हो गया था, खास तौर पर ब्राह्मण, और इन दोनों ने मिल करके एक ऐसी सत्ता की नींव रखी थी जिसमें कहा यह जाता है कि उसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। महिला मुख्यमंत्री के कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई उत्तर प्रदेश में जो पहले देखी नहीं गई थी। दलित मुख्यमंत्री बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश को मिला था, और एक जो आज की तारीख में हम देखते हैं कि मूवमेंट के तौर पर चल पड़ा है, जिसका नाम हमेशा वो लेती हैं कि बहुजन मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है, इसको मजबूत नींव और पृष्ठभूमि मिली थी 2007 से 12 के बीच में। 2012 में फिर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी, और वो 12 से 17 तक रहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, और 17 में तो फिर योगी आदित्यनाथ ही आ गए जो अभी तक हैं। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टी के दम पर अपनी सरकार बनाई थी, कोई गठबंधन नहीं था। 2007 में जब बहन जी ने चुनाव जीता था, और आज की तारीख में देखिए उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बस एक मददगार की भूमिका में रह गई हैं। और कहा भी क्यों नहीं जाए, लोकसभा में सांसद नहीं है, विधानसभा में विधायक नहीं है, एक आध जो जीतते हैं वो भी इधर उधर हो जाते हैं। अब देखिए कि 403 स्ट्रेंथ वाली असेंबली है उत्तर प्रदेश, और वहां पर एक भी विधायक या इक्का दुक्का विधायक जीते। ऐसा कैसे हो सकता है उस पार्टी के लिए जो साल 2007 में 207 सीटें जीत करके आई थी। एंड वी टॉकिंग अबाउट अ टाइम पीरियड जो मात्र 20 साल पहले का। आज अगले सब जब चुनाव होंगे 2027 के उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव वही है, तो वो कालखंड 20 सालों का होगा। 20 सालों के बाद कोई भी चुनाव बहन जी जीत नहीं पाई, लोकसभा हो विधानसभा हो, कोई भी चुनाव जीत नहीं पाई। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस वही रहा जब वो 10 लोकसभा सांसद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत पाई, जब गठबंधन अखिलेश के साथ हुआ। और उस वक्त आपको याद होगा बुआ भतीजा बहुत कहा जाने लगा, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गई और कहने लगी कि साथ होने का कोई फायदा नहीं है, उनके वोट हमें मिलते नहीं हैं, जबकि ज्यादा उन्होंने ही जीता था। तो क्या इस बार जब वो अकेले लड़ने की तैयारी, मतलब इस बार क्या वो अकेले लड़ने की तैयारी में है? 2027 जो आने वाला समय है उसमें वो किस चीज की तैयारी कर रही है? क्या वो अकेले लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगी अकेले, पर उनका मंतव्य क्या होगा, मंशा क्या होगी, किस टारगेट से लड़ेंगी? क्या वो सीट जीतने के लिए लड़ेंगी या फिर किसी को जिताने के लिए लड़ेंगी? इतने बड़े स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस के साथ मायावती सामने आई, रैली की, कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख लोग रैली में उमड़े थे। तो इतने स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस होने के बावजूद उनका चुनाव हार जाना या किसी सीट पे सांसद ना बैठाना, ये तो अपने आप में सवाल खड़े करता है। होता ये है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक जमीन है उसमें जाति और धर्म दोनों का पुट मिला हुआ है, और बहन कुमारी मायावती ने भी मुस्लिम राजनीति जबरदस्त की है, और मुस्लिम वोट बैंक प्लस जाटव जो उनका अपना समाज है जोड़ करके कई जगहों पर कई बार जीत हुई है, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो एक तो वो संदर्भ है, वो जीत सकती थी, वो जीत सकती हैं, वो जीत चुकी हैं। इस तरह की कॉम्बिनेशन में ये बात भी सच है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मुसलमान धीरे धीरे पूर्णतः शिफ्ट होकर के कांग्रेस और सपा का जो एक गठबंधन है उसकी तरफ चले गए हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ये देखता है कि समय समय पर हमारे लिए स्टैंड कौन लेता है, कौन है जो हमारी बात करता है, हमारी तरफदारी करता है। और अगर ऐसा नहीं है कि बीएसपी करती है तो फिर हम उनको इलेक्शन के टाइम पर वोट क्यों दें। तो ऐसे में जबकि वो पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, कहा जाता है यही कि वो सपा और कांग्रेस की तरफ चला गया है, तो बहन जी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट रखना चाहती हैं जाटव समुदाय। उत्तर प्रदेश की एक दूसरी रियलिटी है, और वो ये है कि जाटव समुदाय या लार्जली कह लीजिए जो दलित समुदाय है, उनके साथ दिक्कत और दुविधा ये है कि वो जो भी दबंग होता है उस इलाके से उसके खिलाफ वोट करना चाहते हैं ताकि उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता रहे। तो अमूमन उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ उनकी कोशिश होती है कि कोई भारतीय जनता पार्टी वाला जीत जाए या कोई ऐसा जीत जाए जो यादव या जाट या बहुल जातियां जो होती हैं इस तरह की वो ना हो। वो होते हैं अगर तो जैसे कि उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण
इस तरह के ये जो समुदाय के लोग होते हैं उनको सत्ता में न आने दिया जाए, बीएसपी की ये बड़ी कोशिश होती है क्योंकि उत्पीड़न शुरू हो जाता है और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, होता है ऐसा। तो वो सपा की तरफ नेचुरली वोट नहीं करते हैं। बहन जी इस बात को बखूबी जानती हैं कि वो सपा की तरफ बहुत नॉर्मली वोट करना नहीं चाहते हैं। तो क्या इस बार का जो कमबैक है बीएसपी के मायावती का, वो 2027 में मददगार होने वाला है, जिस तरह की भीड़ देखी गई? अगर मान लीजिए कि मददगार बीएसपी को क्या होगा अगर उनके पास वोट बैंक नया नहीं जुड़ता है। जैसे हमने बात की कि 2007 में जो दो फैक्टर्स थे वो एक मुस्लिम्स का था और एक ब्राह्मणों का था। अब और अच्छी खासी आबादी है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की, मुसलमानों की, तो इन और दलित समाज, खासतौर पर जाटव समाज, तो ये तीनों मिल करके, और जैसे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वो एक स्लोगन हुआ करता था काशीराम जी के ज़माने में, और उससे बदल करके वो स्लोगन जो है 2007 आते आते हो गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो आप सोचिए कि स्लोगन्स में भी बदलाव आ गए थे, है ना। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इस तरह के मतलब स्लोगन्स बदलाव आ चुके थे। कहाँ तिलक तराजू और तलवार और कहाँ इस तरह के स्लोगन्स। तो आप स्लोगन्स में भी महसूस कर सकते हैं कि उनकी राजनीति में कितना बदलाव आया था और उन्होंने बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया। लेकिन इस हाल के दिनों में जैसे ही मुस्लिम्स उनसे कटे, उनकी राजनीतिक ज़मीन कमज़ोर हो गई, चाहे वो फिर 2012 के विधानसभा चुनाव रहे हों, 2014 के लोकसभा चुनाव रहे हों, क्योंकि उस वक्त तो आपने देखा ही कि कैसे मोदी वेव चला और 80 में से 73 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी वाले निकल गए। फिर उसके बाद 2019 में 63 सीट, लेकिन उसमें थोड़ी ज़मीन मिली थी जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। पर उन्हें ये लगता है कि अगर बसपा एक सपोर्ट बेस तैयार करने में सफल हुई है, जाटव समाज को एकत्रित उसने किया है, और आप जानती हैं आजकल तो कास्ट पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये हमें कायम रखना है, ये हमें जाने नहीं देना है। तो वो जाने नहीं देना चाहती हैं, लेकिन वो जाएं तो जाएं कहाँ, वो सपा में ना जाएं। और ये जो लाइन है आज की, आप अगर भाषण को अगर गौर से आके तो आप पाएंगे कि वो अपने लोगों को एक संदेश दे रही है कि तुम किसी भी हालत में सपा को कभी भी प्रेफर मत करना, अगर ज़रूरत ही पड़े तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप पॉजिटिव हो सकते हैं। इशारों में मान लीजिए कि अगर सपा वाले को हराना है आपको, तो आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। अपनी उम्मीदवार अगर जीत रहे हैं तो अपने उम्मीदवार को दो, अगर नहीं जीत रहे हैं तो भाजपा वाले को दो, ताकि सपा ना जीत पाए। तो ये एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण है मेरठ का। मेरठ में इस बार के लोकसभा के चुनाव में खड़े थे अरुण गोविल, जो कि आपको पता है, जो रामानंद सागर का जो रामायण धारावाहिक है उसमें राम बने थे, और मेरठ से वो खड़े कर दिए गए थे। और वो जब चुनाव लड़े तो अचानक खबर आई कि वहाँ से जाटव समाज की एक महिला को टिकट दे दिया है अखिलेश यादव ने, यानी कि हाथी छाप वाले को टिकट दे दिया अखिलेश यादव ने। तो मैं उस गांव में गया जिस गांव से वो आती थी, और जाटवों का गांव था। तो मैंने पूछा कि भाई इस बार के, अच्छा जाटव समाज वाले भी खड़े थे वहाँ, उसी चुनाव में खड़े थे, कोई और कैंडिडेट था बीएसपी का। मैंने देखा कि सारे के सारे जो बीएसपी वाले थे, वो इस जो जाटव समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कि देखो भाई इस बार तो हम हाथी को नहीं देंगे, इस बार तो हम साइकिल को देंगे। हमारी जाति, हमारे समाज की महिला है और बहुत मजबूती से लड़ रही है। तो अब देखिए कितना बदलाव आ गया। अगर अखिलेश यादव बीएसपी के काडर को टिकट दे देते हैं तो बीएसपी का काडर बीएसपी को छोड़ करके सपा को वोट दे सकता है, बशर्ते कि उसके समाज का व्यक्ति हो। ये एक प्रयोग था, और आपको जान के आश्चर्य होगा, हालत खराब हो गई वहां पर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से और कुछ हजार वोटों से जीती है। हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि भगवान राम के किरदार निभाने वाले
खड़े हुए हैं तो वो तो लाखों में जीत जाएगा। ब्राह्मणों का सपोर्ट जाएगा और हाँ, बाकी वो सब गया, जातियों का। हाँ वो सब गया होगा। लेकिन जो वहाँ पर कॉम्बिनेशन था, वैसे भी मुस्लिम समाज ज़्यादा है मेरठ में, उसके अलावा सपा का सपोर्ट बेस है, उसके अलावा बीएसपी का सपोर्ट बेस भी हो गया, तो बड़ी मुश्किल से जीत पाए अरुण गोविल। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ये सपोर्ट बेस सपा की तरफ चला जाएगा। इतने हाई प्रोफाइल सीट पर वहाँ पर भी हार का मुंह देखना पड़ जाता बीजेपी को, और सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाती, क्योंकि अयोध्या हार गए थे, है ना। और अगर अरुण गोविल भी बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, पर कुछ हज़ार मतों में है, वो लाख में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह की संभावनाओं को निर्मूल करने के लिए और अपने सपोर्ट बेस को बचाने के लिए, और आखिर में इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि बहन कुमारी मायावती के ऊपर बहुत से केसेस हैं, वो केसेस सही हैं गलत हैं इस पर आप विवेचना कर सकती हैं, बट बहुत से मामले हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, और उन मामलों में कभी भी जेल जाना न पड़े। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, अब ये है कि नहीं है हमें नहीं पता है, लेकिन ये आरोप उन पर लगते हैं, और इसीलिए वो सत्ता पक्ष की तरफ आज के भाषण में दिखी हैं, और अखिलेश यादव के साथ किसी भी तरह की गठबंधन की संभावना को उन्होंने आज भाषण में खारिज कर दिया। मायावती के बयान पर कांग्रेस के इमरान मसूद ने भी कुछ कहा है, जरा वो भी सुना देते हैं। पहले एक बार सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं इमरान मसूद। हमला तो उन पर बोलना चाहिए जिनके शासन के अंदर, इतिहास के अंदर काला दिन लिखा गया कि देश के एक दलित सीजीआई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। उनको केवल अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर विचारधारा के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी सूरत में स्वीकार्य सभ्य समाज में हो ही नहीं सकती। जिनके राज शासन काल के अंदर दलित उत्पीड़न के मामले चरम पर हो, केवल उत्तर प्रदेश में टोटल दलित उत्पीड़न का 26% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश कर रहा हो। दलित उत्पीड़न के नाम के ऊपर जिस तरीके से प्रताड़ित और मारा जा रहा है, उनका तो जिक्र नहीं हो रहा है। संविदा के नाम के ऊपर नौकरियां खाई जा रही हैं, नुकसान किसका हो रहा है? शिक्षा के अधिकार से वंचित, बाबा साहब का सपना था कि सबको शिक्षा देने का काम करें, शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का नया तरीका कि शिक्षा को इतनी महंगी कर दो कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। पिछले 10 साल के अंदर 100 गुना महंगी शिक्षा कर दी गई। बहन जी का इसके ऊपर ध्यान नहीं किया। आज भाजपा की क्यों तारीफ कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट को बाबा साहब ने पैदा किया, माननीय काशीराम जी ने पोषित किया, वो मिशन मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से किसी सूरत भी मेल नहीं खाता है। तो इमरान मसूद इशारों में ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी तारीफ वो कह रही हैं या कर रही हैं, उसमें दलितों की जो हालत है वो बड़ी खराब है। अभी सीजीआई पर भी जिस तरीके के हालात हुए, जिस तरीके की चीजें हुई, उनको लेकर भी उन्होंने इशारा किया है। तो क्या कहना चाहते हैं वो? इमरान मसूद दरअसल उनकी पार्टी में रहकर आए हैं और एक लंबा वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा है। वो नेतृत्व को बखूबी समझते हैं, बहन कुमारी मायावती की राजनीति को बखूबी समझते हैं। आजकल वो कांग्रेस में हैं और सहारनपुर से वो सांसद इस बार जीते थे। तो वो अगर कह रहे हैं तो कुछ तो तथ्यात्मक है ही, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात को समझिए कि इमरान मसूद फैक्टर नहीं है, फैक्टर मायावती है। वो संसद में है या नहीं है, कांग्रेस क्या कह रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेस कभी भी बहन कुमारी मायावती के खिलाफ जोर से नहीं बोलेगी। मैंने कई ऐसे प्रयास देखे जब सोनिया गांधी मायावती को साथ लेना चाहती थी। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि जो पुराना कॉम्बिनेशन है कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस को सत्ता में 50 साल रखा, वो था अपर कास्ट, दलित वोट्स एंड मुस्लिम्स। ये एक ट्रायंगल था। अच्छा। इसी ट्रायंगल के दम पर, और ये ट्रायंगल मिलकर के 30-35% वोट हो जाया करते थे। और इंडिया में आप जानते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट है, तो 35% वोट, 40% वोट आ जाते, जीत जाते थे। काशीराम ने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस से निकाल लिया। और ये बात थोड़े हल्के अंदाज में कही जाती है, लेकिन उन्होंने कहा था ये बात मायावती को, ऐसा लोग सुनाते हैं, कहा था या नहीं कहा था, कि मरते मर जाना, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन न करना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वहां से हमने ये जो दलित वोट बैंक को लाया है और पार्टी बनाई है। तो कितना भी कोशिश किया कांग्रेस वालों ने, आज तक बहन कुमारी मायावती ने कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन
नहीं किया और वो हमेशा इस कोशिश में रही कि कांग्रेस के साथ दूरी बने, क्योंकि नेचुरल तरीके से कांग्रेस दलितों की बात करती है, मुसलमानों की बात करती है और इनकी पार्टी है वो। इनकी राजनीति और हिंदुत्व की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है और इनका काम यही है कि अपने वोट बेस को, और 5 से 6% हैं जाटव वोट बेस जो है, तो अगर 6% वोट इधर से उधर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप तो देख ही रही हैं चिराग पासवान के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर जा रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास भी 6% वोट है और वो 6% वोट बहुत मायने रखते हैं जीत हार में। लिहाजा कांग्रेस कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। हाँ, ये महसूस कांग्रेस भी कर रही है कि बहन मायावती कर क्या रही हैं। वो दरअसल खुद रेस में नहीं है और वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अखिलेश यादव भी रेस में न रहें। अब उनके वोट बेस पर अखिलेश यादव किस तरह का गेम खेलते हैं, मेरठ वाला उदाहरण आपको हमने दिया। मान लीजिए कि वो ऐसे ही 20 उम्मीदवार उसी जाति से खड़ी कर दे जिससे मायावती जी आती हैं, तो लोग बाग चक्कर में तो पड़ जाते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि बहन जी तो गंभीर है नहीं, तो क्यों नहीं जो एक्टिव पार्टी है उसको वोट दे दिया जाए। हाँ, तो ये बात आती है और खास तौर पे मैंने आपको बताया कि वो उन्हें डर लगता है सपा वालों से या जाट, लेकिन अगर मेरी ही जात वाली या मेरे ही जात वाला हमारा प्रतिनिधि हो जाए तो फिर डर नहीं रहेगा, उत्पीड़न का कोई खतरा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इन्हीं सब कंसिडरेशंस के साथ चलती है। लिहाजा आज के भाषण में जो दिखता है, जो सुनाई पड़ता है, वो तो था ही, बहुत कुछ ऐसी भी थी बातें जो सुनाई नहीं पड़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ मायावती की एंट्री ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया और सवाल ऐसे ऐसे जो आने वाले समय में ही जिनका जो आंसर है वो मिल पाएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।